अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि टरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन आई कहाँ से और इसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो ये बेसिकली कार्ल टरज़ागी KARL कार्ल टरज़ागी नाम के एक साइंटिस्ट थे और ये बेसिकली ऑस्ट्रियन के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ऑस्ट्रियन मैकेनिकल इंजीनियर थे और उसके साथ साथ ये जियो टेक्निकल इंजीनियर भी थे। तो इन्होंने सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स पर अच्छी खासी रिसर्च की और खूब रिसर्च करके इन्होंने कुछ बुक्स लिखी और उस बुक्स में डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज दिए। तो उसी के रिलेटेड इन्होंने बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस भी दी, डिफरेंट इक्वेशन दी और उनको रिसर्च करके इन्होंने जब पब्लिश करवाया तो उसकी बेस पर इनको फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स या फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का अवार्ड दिया गया। तो डिफरेंट इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीते। तो इसी बेस पे इनकी डिफरेंट बुक्स भी हैं। तो इनकी जितनी कंट्रीब्यूशन थी उसी की बेस पर आज तक जितनी भी जो टेक्निकल इंजीनियरिंग चल रही है, जितना भी जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के हवाले से नॉलेज है, ये इन्हीं की रिसर्च के ऊपर बेस करता है। तो ये इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। तो आइए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, जैसा कि नाम से ही डिनोट हो रहा है कि हमारे पास जो है टरज़ागी ने बेयरिंग कैपेसिटी के हवाले से क्वेश्चन दी हुई है। और बेयरिंग कैपेसिटी को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे कि बेयरिंग कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि किसी भी फाउंडेशन की टू सपोर्ट द कंप्लीट लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो फाउंडेशन के अंदर एबिलिटी जो होती है कि सुपर स्ट्रक्चर का लोड बेयर अप कर सके, उस एबिलिटी को हम बेयरिंग कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो टरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, प्रांटल, PRANDTL, प्रांटल साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1921 पे इसी तरह बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन दी थी। उसके बाद टरज़ागी ने 1943 में इक्वेशन दी थी। तो हम इसके लिए देखते हैं, पर इससे पहले इक्वेशन से पहले हमें कुछ अजम्पशंस समझनी पड़ेगी कि टरज़ागी ने इन इक्वेशंस को देने से पहले क्या क्या अजम्पशंस कंसिडर की थी। तो आइए देखते हैं हम पहली अजम्पशन क्या कंसिडर की थी। Soil is isotropic. Soil is isotropic, semi-infinite, and homogeneous. सॉइल इज आइसोट्रोपिक, सेमी इन्फिनिट एंड होमोजेनियस। तो ये इनकी पहली assumption थी, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वो सेम है। कोई भी, यानी कि सॉइल में हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस आ रही हैं तो हम अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास सॉइल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप प्रॉपर्टीज, कोहेशन, जो भी इफेक्टिव, जो भी इनके अंदर जो अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान, वो सारा कुछ सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेंगी। एंड अगर हम बात करें आइसोट्रोपिक की, ये होमोजेनियस था। आइसोट्रोपिक की अगर हम बात करें तो मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर, सॉइल में से किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। तो ये बेसिकली मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको हम देख सकते हैं कि ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी सेम रहेगी। और आइसोट्रोपिक मीन्स किसी भी सॉइल पार्टिकल के ऊपर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। एंड थर्ड थिंग इज सेमी इन्फिनिट। सेमी इन्फिनिट का मतलब ये है कि हमारे पास डेप्थ ऑफ द फुटिंग, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन तो हमारे पास नोन है, बट हमारे पास एरिया जो है टोटल फाउंडेशन का वो अननोन है। यानी एक फैक्टर हमारे पास नोन है, फिनिट है, और एक फैक्टर हमारे पास अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो ये बेसिकली इनकी एक पहली अजम्पशन थी। आइए हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड अजम्पशन कौन सी है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड अजम्पशन हमारे पास ये है कि शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन, तो
जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि शैलो फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन होती है जिसकी जो विड्थ होती है वो डेप्थ से ग्रेटर या उसकी इक्वल होती है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि बी इज लेस देन, बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टी एफ। ये हमारे पास डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो हमारे पास जो है शैलो फाउंडेशन जो है सेकंड असम्पशन होगी। थर्ड असम्पशन देख लेते हैं हम, उसको कहते हैं स्ट्रिप फुटिंग। अब देखते हैं कि स्ट्रिप फुटिंग किसको कहते हैं। स्ट्रिप फुटिंग बेसिकली शैलो फाउंडेशन की ही एक सब टाइप होती है और ये एक ऐसी फुटिंग होती है जो कि ऊपर जो लोड बेयरिंग वाल होती है उसका जो लोड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द एरिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द ग्राउंड। यानी कि आपकी जो वॉल होती है जो फाउंडेशन के ऊपर आएगी उससे लोड लेकर उसको पूरा जो सराउंडिंग एरिया ऑफ द सॉइल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड ये एक कंटिन्यूस किस्म की फुटिंग होती है। इसका दूसरा नाम कंटिन्यूस फुटिंग भी कहते हैं। तो ये बेसिकली शैलो फाउंडेशन की एक सब टाइप होती है। तो टरज़ागी ने जो भी क्वेश्चन दी थी उसमें इसकी कंसिडरेशन ये थी कि एक शैलो फाउंडेशन होगी और शैलो फाउंडेशन के अंदर स्ट्रिप फुटिंग होगी। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में भी लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये है कि जनरल shear failure occurs, जनरल shear failure occurs। तो आइए इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि जनरल शेयर फेलियर क्या होता है। बेसिकली तीन टाइप ऑफ फेलियर्स होते हैं, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर। ये हमारे पास फाउंडेशन के केस में तीन टाइप की फेलियर्स होती हैं। तो इसका तो एक अलग टॉपिक बन सकता है, बट यहाँ पर हम समझने के लिए देख लेते हैं कि जनरल शेयर फेलियर बेसिकली हाईली डेंस सॉइल्स के केस में कंसिडर होता है, जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है, बहुत ज़्यादा हायर होती है। तो जब भी उन पर कोई स्ट्रक्चर आता है तो डेंसिटी की हाई होने की वजह से सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल के बैठने का अमल, सॉइल के सेटल होने का अमल बहुत कम होता है। तो वो सेटल होने का अमल कम होता है तो उसकी वजह से सॉइल जो है वो आउटवर्ड पुश होती है। उस प्रोसेस को हम बल्जिंग या हीविंग का नाम देते हैं। तो ये एक पूरा एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हाईली डेंस सॉइल के अंदर जनरल शेयर फेलियर अकर होता है, जिसमें सेटलमेंट जो है बहुत कम होती है सॉइल की एंड बल्जिंग और हीविंग या आउटवर्ड जो पुशिंग ऑफ द सॉइल होता है कि आउटवर्ड सॉइल बाहर निकल आती है साइड्स के थ्रू, साइड्स पे जो सॉइल होती है वो बाहर आ जाती है। उस प्रोसेस को हम बल्जिंग और हीविंग का नाम देते हैं। तो वहाँ पर ये जो हमारे पास टरज़ागी में है जनरल शेयर फेलियर कंसिडर किया जा रहा है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असम्पशन होती है टरज़ागी क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो आइए हम पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट बिल्कुल एक सिंपल आसान सा पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ग्राउंड सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। तो ये बिल्कुल आसान सा पॉइंट है कि जो ग्राउंड सरफेस या जो फाउंडेशन लेवल कंसिडर किया टरज़ागी ने वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली था, इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आइए हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग को रेक्टेंगुलर फुटिंग भी कहा जाता है। स्ट्रिप फुटिंग का दूसरा नाम हम रेक्टेंगुलर फुटिंग भी कह सकते हैं। और इसमें ये होता है कि जो इसकी लेंथ होती है वो इसकी ब्रेड्थ से यानी विड्थ से ग्रेटर होती है। तो ये इस चीज़ की हमारे पास एक निशानी होती है। स्ट्रिप फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग भी इसको कह सकते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है वो ग्रेटर देन इट्स विड्थ होती है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेक्टेंगुलर फुटिंग। रेक्टेंगुलर फुटिंग तो ये हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग भी होती है। तो ये चीज़ हम फर्दर कंसिडर कर सकते हैं, लेंथ इज ग्रेटर देन
ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग। तो आइए हम 6 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास ये असम्पशन है, सिक्स्थ असम्पशन, द बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टाइप की फुटिंग होती है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। एक रफ टाइप ऑफ द फुटिंग, रफ फुटिंग होती है, एक स्मूथ फुटिंग होती है। तो यहाँ पर जो है टरज़ानी ने अपनी जो कि इक्वेशन देते हुए असम्पशन जो की वो ये है कि हमारे पास रफ फुटिंग कंसिडर की उसने। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो असम्पशन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले soil will reach plastic equilibrium at the time of at the time of failure. Soil will reach plastic equilibrium at the time of failure. तो आइए हम इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि जब भी सोइल हमारा फेल होगा, तो एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि उसमें जनरल शेयर फेलियर अकर करेगा, और जनरल शेयर फेलियर हाईली डेंस सॉइल में होता है। एंड यहाँ पर वो ये डिस्कस कर रहा है कि सॉइल प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि जो भी डिफॉर्मेशन होगी वो आपकी प्लास्टिसिटी स्टेट को अचीव कर लेगी, जिसके बाद फिर हमारा जो ओरिजिनल शेप में सॉइल वो दोबारा रीगेन नहीं हो सकेगा। तो हमारे पास ये डिफरेंट 2 टाइप्स की डिफॉर्मेशन होती है, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के टॉपिक है कि उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन में ये होता है कि जब भी किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई होता है तो जैसे जैसे ही उससे लोड रिमूव किया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। जबकि अगर कोई मटेरियल प्लास्टिक स्टेट पे चली जाए तो फिर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकती, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। तो यहाँ पर वो यही डिस्कस कर रहा है कि जब सॉइल पर लोड अप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लास्टिसिटी अचीव हो जाएगी, मीन्स के आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड सॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस नहीं आ सकेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है। नेक्स्ट हम 8 असम्पशन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम कि shear strength of soil above the base of the footing is neglected and only the shear strength below the base is considered। मीन्स ये कि हमारे पास जो भी फाउंडेशन है उसकी shear strength of the soil है बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग। बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग तो वो टरज़ागी क्वेश्चन में कंसिडर हो रही है, बट अबव द बेस ऑफ द फुटिंग जो साइड रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे पास साइड रेजिस्टेंस एंड अनदर रेजिस्टेंस है, वो कंसिडर नहीं हो रही है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक फाउंडेशन है और ये हमारे पास फाउंडेशन लेवल है। तो आपके पास यहाँ पर जो फुटिंग की जो shear strength ऑफ द सॉइल आ रही है, यहाँ पर जो आपके पास shear strength ऑफ द सॉइल आ रही है उसको तो हम टरज़ागी क्वेश्चन में कंसिडर कर रहे हैं, बट एट द साइड यहाँ पे ये जो दो साइड्स हैं, यहाँ पे ये जो डिफरेंट shear रेजिस्टेंस आ रही है इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं इन द टरज़ागी क्वेश्चन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास साइड रेजिस्टेंस पे जो भी साइड्स पे जो हमारे पास shear स्ट्रेंथ आ रही है सॉइल की उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बट ओनली एट द बेस ऑफ द फुटिंग वी हैव टू कंसीडर द shear स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो चलिए ये 9th पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ओवरबर्डन प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सरचार्ज यूनिफॉर्म लोडिंग क्यू। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फाउंडेशन में ओवरबर्डन प्रेशर, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि साइड्स पर जो प्रेशर फुटिंग पर अप्लाई होता है उसको हम ओवरबर्डन प्रेशर कहते हैं। उसको टरज़ागी इक्वेशन में एक इक्विवेलेंट सरचार्ज यूनिफॉर्म लोडिंग, मीन्स के एक यूनिफॉर्म लोडिंग जो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर अप्लाई हो रही है उससे रिप्लेस कर देते हैं। उसको सिंपली हम क्यू का नाम दे देते हैं, वो क्यू गैमा इंटू डी एफ, यानी गैमा हमारे पास यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड डी एफ इज सिंपली द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरबर्डन प्रेशर जो हमारे पास साइड्स पर अप्लाई हो रहा होता है, हमारे पास अबव द बेस ऑफ द फुटिंग अप्लाई हो रहा होता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं यूनिफॉर्म सरचार्ज लोडिंग से, एक कांस्टेंट लोड से जो थ्रू आउट फुटिंग पर अप्लाई हो रहा होता है। तो इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि ये हमारे पास फाउंडेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर हमारे पास ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा होता है, लेकिन इसको हम यहाँ से सरचार्ज लोडिंग, एक इक्विवेलेंट सरचार्ज लोडिंग से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, जिसको हम क्यू का नाम देते हैं। सिंपली वो क्यू क्या होता है, गैमा
Gamma is the unit weight of the soil, and df is the depth of the foundation. जो हमारे पास फाउंडेशन है उसकी ग्राउंड लेवल से बेस तक की जो डेप्थ है उसको हम df कहते हैं. गैमा इंटू df की प्रोडक्ट को q का नाम q से हम रिप्लेस कर देते हैं. सो सिंपली आपके पास q इज इक्वल टू गैमा इंटू df आ जाता है. तो ये हमारे पास टरज़ागी इक्वेशन की लास्ट असम्पशन है. इसके बाद हम देखते हैं कि टरज़ागी इक्वेशन है क्या और उसके क्या क्या जोन्स हैं. चल, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की जोन्स हैं. यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, देख सकते हैं. हमारे पास जो जोन 1 है, ये हमारे पास जोन 1 ये एक्टिव रैंकिंग जोन इसको कहा जाता है. सेकंड जोन को प्लास्टिक जोन या फिर रेडियल शीयर जोन भी कहा जाता है. फर्स्ट जोन को एक्टिव रैंकिंग जोन या फिर सेंट्रल जोन भी कहते हैं. सेंटर है, सेंटर पे है तो इसको हम सेंट्रल जोन कह सकते हैं. इस जोन को प्लास्टिक जोन या फिर सेकंड नेम इसका रेडियल शीयर जोन भी इसको कह सकते हैं. थर्ड जो हमारे पास जोन है उसको हम पैसिव रैंकिंग जोन कहते हैं, या उसको हम लीनियर शीयर जोन भी कह सकते हैं. इसको हम रेडियल शीयर जोन कह सकते हैं, इसको हम लीनियर शीयर जोन, इसको सेंट्रल जोन, या फिर इनके नाम एक्टिव रैंकिंग जोन, प्लास्टिक जोन एंड पैसिव रैंकिंग जोन. तो आइए हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले हम जोन 1 को देख लेते हैं, एक्टिव रैंकिंग जोन. इसमें क्या होता है कि हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, यानी कि जैसे लोड की वजह से सॉइल में जो भी डिफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो इलास्टिक होती है कि इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड के रिमूव होने के बाद सॉइल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती है. तो हमारे पास प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में सॉइल रहती है. तो इस वजह से हम इस रीजन को इलास्टिक इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते हैं. तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास इलास्टिसिटी को फॉलो करता है. तो नेक्स्ट हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास अच्छा ये हमारे पास इलास्टिक इक्विलिब्रियम में कंसिडर होती है. और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये हमारे पास एंगल है जो हमारे पास बेस ऑफ द फुटिंग एंड वेज के साथ जो हमारे पास एंगल आ रहा है इसको हम फाई कहते हैं. तो इस एंगल को यहाँ पर भी हमारे पास सेम यही एंगल है, इसको हम फाई से डिनोट कहते हैं और इस एंगल को हम सॉइल फ्रिक्शन एंगल का नाम देते हैं. तो ये हमारे पास फाई सॉइल फ्रिक्शन एंगल होता है, जो भी बेस ऑफ द फुटिंग के साथ वेज के साथ हमारे पास एंगल आ रहा होता है उसको हम फाई कहते हैं. नेक्स्ट हम सेकंड जोन की बात करते हैं. तो हमारे पास सेकंड जो रेडियल शीयर जोन या प्लास्टिक जोन है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो जोन है ये हमारे पास प्लास्टिक जोन है. मीन्स के आफ्टर द डिफॉर्मेशन, आफ्टर द फेलियर सॉइल प्लास्टिसिटी अचीव कर लेगी, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में चली जाएगी. तो प्लास्टिसिटी की वजह से हम इसको अलग जोन में डिवाइड करते हैं जिसको हम प्लास्टिक जोन कहते हैं. तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना, यहाँ पे कर्वेचर आ रहा है. यहाँ पर हमारे पास इसकी शेप में कर्वेचर आ रहा है. तो ये लॉग स्पाइरल की फॉर्म में होते हैं. मीन जैसे लोगरिथमिक स्पाइरल्स होते हैं, एक सर्कल के साथ दूसरा सर्कल होता है, तो इस तरह सर्कल की फॉर्म में हमारे पास ये वेज आता है. तो इस वजह से इसको हम इसका एक फीचर ये भी है कि इसको हम लॉग स्पाइरल की फॉर्म में देखते हैं. तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास लॉग स्पाइरल की फॉर्म में कर्व्स आते हैं कि हमारे पास लॉग स्पाइरल. तो नेक्स्ट हम थर्ड को देखते हैं कि हमारे पास थर्ड जो जोन है पैसिव रैंकिंग जोन है, उसमें हमारे पास अगेन यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगहों पे हमारे पास सेम एंगल आता है. और उस एंगल को हम देख लेते हैं कि वो एंगल हमारे पास क्या होता है. इसको हम लीनियर शीयर जोन के नाम से भी जानते हैं. तो ये एंगल हमारे पास होता है 45 डिग्री माइनस 5/2. 45 डिग्री माइनस 5/2. तो ये हमारे पास इस साइड पर हमारे पास पैसिव रैंकिंग जोन के अंदर ये हमारे पास एक एंगल आता है. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें इस डायग्राम में समझनी थी. तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पर भी यही एंगल आता है 45 डिग्री माइनस 5/2. फाई इज द सॉइल फ्रिक्शन एंगल. एंड यहाँ पर भी हमारे पास 45 डिग्री माइनस 5/2 ये एंगल आता है. तो ये हमने डिफरेंट जोन्स देख ली कि आफ्टर द फेलियर कितनी कितनी वेज टाइप जोन्स में हमारे पास जो है ये सॉइल का फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट हम जो असल मेन टॉपिक है ये सारी उसकी पीछे की कहानी है. तो यहाँ पर हम देखेंगे टरज़ागी इक्वेशन क्या है. तो हम आइए उसकी तरफ पढ़ते हैं. चलिए गाइज, यहाँ तक तो हमने इस टरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी का बैकग्राउंड सब कुछ डिस्कस कर लिया. बस यहाँ पर ये चीज़ है कि ये जो हमारे पास एंगल है फाई,
ये हमारे पास फुटिंग के अंदर जो सॉइल है वो प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम फाई कहते हैं। तो इसके डिफरेंट नाम है, इसको सॉइल फ्रिक्शन एंगल या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो ये तीन किस्म के डिफरेंट नाम है, सॉइल फ्रिक्शन एंगल भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी, या फिर एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस भी। तो बाकी लूज सैंड के केस में इसकी वैल्यू तकरीबन आप नोट कर सकते हैं कि 25 टू 30 डिग्री होती है, 25 टू 30 डिग्री लूज सैंड के केस में। एंड अगर डेंस आपकी सैंड हो जाएगी तो फिर उस केस में तकरीबन 32 टू 37 डिग्री हो जाएगा, 32 टू 37 डिग्री। तो ये इसकी एक वैल्यू है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा कुछ है कि ये इलास्टिक इक्विलिब्रियम है, ये विड्थ ऑफ द फुटिंग है कि मैं हमने देख लिया कि किस तरह के तीन वेजेस हैं, तीन जोन्स हैं। पहले को हम जो है एक्टिव रैंकिंग जोन कहते हैं, थर्ड में हमारे पास पैसिव रैंकिंग जोन है, और ये हमारे पास जो है प्लास्टिक जोन है। तो नेक्स्ट हम इसमें फर्दर जो डिस्कशन करेंगे वो जो है जारी बात इक्वेशन के हवाले से करते हैं। चलिए मूव करते हैं इक्वेशन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास टरज़ागी इक्वेशंस हैं और ये हमारे पास है कोहेसिव सॉइल के लिए बेसिकली। एंड ये हमारे पास तीन किस्म की फुटिंग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्क्वायर फुटिंग, नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग, थर्ड हमारे पास सर्कुलर फुटिंग। तो ये इक्वेशन जो है टरज़ागी ने अपनी बुक में पूरा एक मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो करके उसको डिराइव किया एंड देन फिर उसने पब्लिश किया। तो यहाँ पर हमने उसकी डेरिवेशन तो नहीं देखी, हमने उसको फाइनल जो रिजल्ट टरज़ागी ने दिया वो इक्वेशन की फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस क्या हैं और यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स और फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्क्वायर फुटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर फुटिंग में आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्यू यू है, क्यू यू से मीन्स आपके पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। नो यहाँ पर हमारे पास 1.2 CNC। अब NC जो है हमारे पास एक बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन लगती है देखने में, बट रियलिटी में इतनी मुश्किल नहीं है। बट जब बंदा फर्स्ट टाइम इसको देखता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये काफ़ी मुश्किल इक्वेशन है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस एडिशन यहाँ पे गैमा डी एफ। तो गैमा डी तो एफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसको यूनिफॉर्म सरचार्ज लोडिंग जो टरज़ागी ने कंसिडर की थी उसको हम गैमा डी एफ का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एन क्यू भी हमारे पास बेसिकली एक बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है। इसको हम आगे देखते हैं कि इसकी क्या फर्दर एक्सप्लेनेशन है। थर्ड हमारे पास इसमें भी एडिशन आ रही है प्लस 0.4 गैमा बी एन गैमा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप गैमा इंटू बी। अब ये बी क्या है, ये हमारे पास विड्थ ऑफ द फुटिंग है, ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ द फुटिंग है। एन गैमा ये भी हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी का फैक्टर है। तो बेसिकली एन सी, एन क्यू, एन गैमा ये तीन हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं जो कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के फंक्शन है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के फंक्शन है, यानी कि उससे डिराइव किए गए हैं। तो यह नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से और उनकी क्या क्या इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास एक स्क्वायर फुटिंग की क्वेश्चन है, इसको हमने ए का नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास 1.2 CNC प्लस गैमा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 गैमा बी एन गैमा। तो इसको आप अगर इजी लगे तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये मतलब एग्जाम में हो सकता है कि आपको गिवन भी हो, इस तरह हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम रेक्टेंगुलर फुटिंग की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो अब हम रेक्टेंगुलर फुटिंग को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1.2 जो है वो शेप फैक्टर है, उसको हम यहाँ पर वो एस सी, यहाँ पर वो एस क्यू, यहाँ पर वो एस गैमा की फॉर्म में भी है। तो उसके यहाँ पर हमारे पास से चूँकि कांस्टेंट एक वैल्यू अवेलेबल है तो हम उसको एज इट इज़ शो नहीं करते। ये हमारे पास 1.2 एक शेप फैक्टर है। और यहाँ पर हमारे पास इसलिए इग्नोर हो रहा है कि जैसे स्क्वायर फुटिंग है तो आपको पता है कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ है। तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ होने की वजह से हमारे पास शेप फैक्टर जो है वो 1 के करीब आ जाता है। बट ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्दर एक चीज़ आप देख सकते हैं, सी है 1.2 CNC। तो NC तो जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है। सी जो है हमारे पास कोहेजन ऑफ द सॉइल होता है। सी आप जानते हैं कोहेजन ऑफ द सॉइल है। एंड कोहेजन ऑफ द सॉइल का मीनिंग ये है कि सॉइल की वो प्रॉपर्टी के वो अपने पार्टिकल्स को होल्ड कर सके, या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं कि सॉइल के बीच जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो भी अट्रैक्शन होती है उसको हम कोहेजन का नाम देते हैं। तो उसको सिंपली आप सी से नोट करते हैं। तो उसके रिगार्डिंगली जब आप डेरिवेशन करते हैं तो फिर आपके पास फाइनल ये इक्वेशन आ जाती है स्क्वायर फुटिंग के लिए। नाउ हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए।
तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में आप देख सकते हैं क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी। नाउ हमारे पास ये ब्रैकेट में एक है 1 + 0.2 b/l। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग मीन्स कि हमारे पास विड्थ एंड हमारे पास जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। स्क्वायर फुटिंग के केस में तो विड्थ एंड लेंथ इक्वल थी, इसलिए हमारे पास शेप फैक्टर वहाँ पे कंसिडर नहीं हो रहा था, 1 आ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास शेप फैक्टर की वैल्यू है, बट यहाँ पर आप इसको शेप फैक्टर में लेकर जाने के बजाय सिंपल यहाँ पे ये समझ लें कि सी एन सी इंटू 1 + 0.2 b/l। तो ये हमारे पास एक ब्रैकेट में हमारे पास एक पार्ट आएगा जो पूरा का पूरा डेरिवेशन के थ्रू आता है, टरज़ागी ने किया, प्लस गामा डी एफ वही जो सरचार्ज यूनिफॉर्म लोडिंग पड़ रही थी हमारी फुटिंग के ऊपर, एंड सेम एन क्यू भी हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है। यानी कि हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस हैं इन पे ये तीनों कैपेसिटी फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हमारे पास एज अ रिजल्ट इक्वेशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 0.5 गामा बी एंड गामा इज अगेन यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, बी इज अगेन width of the footing and same n gamma is our bearing capacity factor। जैसा एन सी है, एन क्यू है, एन गामा, ये तीनों फैक्टर्स हमारे पास सारी की सारी जो बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है टरज़ागी की उनमें हमेशा आएंगे। तो ये तो आप ऐसा याद भी कर सकते हैं कि एन सी, एन क्यू, एन गामा ये बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं और ये हमारे पास तरतीब वाइज हर इक्वेशन में आ रहे हैं टरज़ागी इक्वेशन में। और इस ये जो फैक्टर्स हैं ये जो है सॉइल जो फ्रिक्शन है, मतलब सॉइल का जो फ्रिक्शन एंगल है उसका फंक्शन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन अगेन 1 - 0.2 b/l। तो ये फार्मूला का पार्ट है, ये डेरिवेशन के थ्रू है, तो आप आपको इस फार्मूले को याद भी कर सकते हैं, रट सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। खैर बहरहाल यही हमारे पास टरज़ागी क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। थर्ड हम मूव करते हैं जी सर्कुलर फुटिंग के लिए। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्यू यू से मीन, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, ये अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को क्यू यू या क्यू यू एल टी से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन है 1.2 सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू। गामा डी एफ अगेन सब चार्ज लोडिंग है, 1.2 हमारे पास इसका कांस्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में आ रहा है। सी अगेन हमारे पास कोहेजन ऑफ द सॉइल है जो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, एन सी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू भी हमारे पास जो सेकंड बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास 0.3 एक कांस्टेंट है, गामा हमारे पास है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, अगेन हमारे पास बी जिस तरीके से ऊपर की क्वेश्चन में आ रहा है गामा बी, यहाँ पर भी गामा बी हमारे पास वेट ऑफ द फुटिंग, एंड एन गामा जो है हमारे पास अगेन बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी मौजूद है, तो अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो इजीली याद भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में तो सिंपली यहाँ पर भी फ़र्क आ रहा है वो इस पॉइंट का है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.3 है। तो ये तो इजीली आप याद कर सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर 0.4 है स्क्वायर फुटिंग केस में, सर्कुलर फुटिंग केस में ये हमारे पास 0.3 है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस थी जो हमने डिस्कस करनी थी। तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसको लिख लेते हैं और बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि होते क्या हैं और किस तरह से ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के फंक्शन कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या बेसिकली फैक्टर्स हमने पढ़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सी कोहेजन ऑफ द सॉइल है। कोहेजन ऑफ द सॉइल जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होती है कि वो एक दूसरे को होल्ड कर सकें, उसको हम कोहेजन ऑफ द सॉइल कहते हैं, और ऐसी सॉइल को हम कोहेसिव सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, मीन्स हमारे पास जो एंगल हमारी जो सॉइल है, हमारी जो फुटिंग के नीचे जो सॉइल है वो प्लेन के साथ जो एंगल बना रही है, जैसे कि हमने वेज के केस में पढ़ा था, उसको हम फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमने स्टडी किया था एन सी एन क्यू एन गामा इज इक्वल टू टरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, मीन्स टरज़ागी के जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर हैं जो उसने इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किए हैं, उनको हमने क्वेश्चंस में देखना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास है, हमने एन क्यू की इक्वेशन मेंशन की है, एंड एन क्यू इज इक्वल टू ई पावर 0.75 पाई माइनस 5/2। अब यहाँ पर फाई हमारे पास वही एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, एंड इंटू 10 फाई। तो ये हमारे पास पूरा एक टुकड़ा जो है ई की पावर में है, ई के एक्सपोनेंट में हमारे पास पूरा ये जो
मैथमेटिकल पोर्शन है, ये हमारे पास आ रहा है। इसको आप फाई की वैल्यू रख कर जब सॉल्व करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर इंटू 45 डिग्री प्लस 5/2, तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह डिराइव किया गया है। उन्होंने उसमें क्वेश्चन में बुक के अंदर इसकी पूरी डेरिवेशन मौजूद है, तो किस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को डिराइव करके बेयरिंग कैपेसिटी के क्वेश्चन को पुट किया है। तो इस इक्वेशन से हम एन क्यू की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, तो इसको आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एग्जाम्स में आपको मोस्टली ज़्यादातर टाइम गिवन ही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन सी की क्वेश्चन है हमारे पास। एन सी की क्वेश्चन है एन सी इज इक्वल टू एन क्यू इंटू 1 माइनस कॉट 5। एन सी इज इक्वल टू एन क्यू हमारे पास यही वाली चीज़ है, इसको इसके साथ 1 माइनस कॉट 5 की प्रोडक्ट में हमने लिख दिया। तो एन सी इज इक्वल टू एन क्यू, ये वाला पोर्शन हमारा सारा इस पर कंसिडर हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉट 5, यानी कि हमारा जो एन सी का फैक्टर है वो हमारे एन क्यू के फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा एन सी का फैक्टर है वो डिपेंडेंट है एन क्यू के ऊपर। थर्ड हम देखते हैं हमारे पास जो लास्ट बेयरिंग फैक्टर है एन गैमा। एन गैमा की क्वेश्चन क्या है, tan 5 ओवर 2 इंटू के पी ओवर cos स्क्वायर 5 माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि व्हाट इज दिस के पी। तो यहाँ पे के पी का मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। के पी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। हमारे पास दो टाइप के प्रेशर्स होते हैं बेसिकली अर्थ प्रेशर में। अर्थ प्रेशर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक पैसिव अर्थ प्रेशर एंड एक एक्टिव अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर बेसिकली एक ऐसा प्रेशर होता है जो सॉइल हमारे पास स्ट्रक्चर में लगा दी होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर। उस अर्थ प्रेशर की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक पैसिव अर्थ प्रेशर। तो हम फर्दर अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो किस तरीके से एक्टिव अर्थ प्रेशर हम डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से पैसिव अर्थ प्रेशर डिटरमाइन करते हैं, और फिर उसकी पूरी इक्वेशन और डेरिवेशन आती है। बट यहाँ पर हम सिर्फ ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये के पी जो यहाँ पे ट्रेजरी क्वेश्चन में हमारे पास यूज हुआ है, इस क्वेश्चन ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर की ये इक्वेशन है हमारे पास, के पी इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 ओवर 1 माइनस साइन 5। एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास जो फाई है हमारे पास ये फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वाला है। तो 1 प्लस साइन 5 ओवर 1 माइनस साइन 5 हमारे पास के पी कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर की इक्वेशन है। तो यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ डिस्कशन कर ली। जहाँ पर ये पॉइंट है कि ये हमारे पास ट्रेजरी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जितने भी हैं वो हमारे पास फंक्शन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि इसके फाई के फंक्शन है। इस तरीके से फंक्शन है कि इसकी हम वैल्यू पुट करके ही हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर आ रहे हैं। आप तीनों क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारे पास फाई की यूजेज है, और इसी से हम फंक्शन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई डिटरमाइन करते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर सारी हमने देख लिया कि किस तरीके से हम ट्रेजरी बेयरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन को नोट कर लिया, उसके हमने फैक्टर्स देख लिए, और उसमें हमने देख लिया कि फैक्टर्स की इक्वेशंस क्या क्या हैं ना। यहाँ पर ये है कि हमारे पास कुछ टेबल भी हो सकता है, इसके बेस पर हम ग्राफ भी बना सकते हैं। मींस कि आपके पास एक ऐसा टेबल यहाँ पर दिया जाता है, एग्जाम्स में भी दिया जाता है कि आपके पास फाई की इतनी वैल्यू है, मीन्स फाई की 0 वैल्यू, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे एन सी, एन क्यू एंड एन गैमा की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये टेबल आपके पास प्रोवाइडेड भी हो सकता है, आप इसको अवेलेबल भी कर सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। नेक्स्ट इसमें एक ग्राफ भी हो सकता है जिसमें आप एंगल ऑफ फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वर्सेस एन सी, एन क्यू एन आर ट्रेजरी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर के अकॉर्डिंगली आप एक ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें हमें वैल्यू पता चल जाए कि फाई कितनी वैल्यू पे हमारे पास इन फैक्टर्स की कितनी वैल्यू है। ये ग्राफ हमारे पास आप कोडिंग के थ्रू मैटलैब पे भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरीके का एक और सॉफ्टवेयर ऑक्टेव, इस पे भी आप प्लॉट कर सकते हैं, मैटलैब पे भी प्लॉट कर सकते हैं, या फिर ये हमारे पास गिवन भी हो सकता है। तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे ये गिवन भी होता है, और या फिर अगर आपने खुद इसको प्लॉट करना है तो आप इसको मैटलैब या ऑक्टेव जैसे सॉफ्टवेयर पर प्लॉट भी कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा जितना भी लेक्चर है। हमने बेसिकली पढ़ा कि ट्रेजरी कौन थे, उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, फिर उनकी जो बेयरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन है उसमें क्या क्या अजम्पशंस उन्होंने कंसिडर की थी। नेक्स्ट हमने उनकी जोन्स के ऊपर पढ़ लिया कि थर्ड हमने जो है ना यहाँ पर हमने उनकी क्वेश्चंस डिफरेंट देख ली, उनके फैक्टर्स की भी क्वेश्चन देख ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।